कहते हैं कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो बस और गहरी हो जाती हैं। आम तौर पे जब हम किसी कहानी के खत्म होने की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा अंत आता है। बिल्कुल, एक पन्ना पलटता है, किताब बंद होती है और बस बात वहीं खत्म। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आज हमारी इस गहरी चर्चा में हम जिस कहानी के पन्नों को खंगालने वाले हैं, वो इस नियम को पूरी तरह से तोड़ देती है। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें आरव और रिया की कहानी के कुछ बेहद खास और रहस्यमयी अंश मौजूद हैं। और ये महज एक आम प्रेम कहानी के नोट्स बिल्कुल नहीं है। इन दस्तावेजों में प्यार, डर और एक पुराने रहस्यमय घर के इर्द गिर्द बुनी गई एक ऐसी दास्तान दर्ज है जो समय के साथ फीकी पड़ने के बजाय और भी स्याह होती चली गई। स्याह होती गई मतलब और भी डार्क होती गई। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो असल मिशन है ना, वो उस बारीक रेखा को समझना है जहां रूहानी इश्क और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। बिल्कुल। और हम ये खोजना चाहते हैं कि कैसे कुछ एहसास वक्त के साथ खत्म होने के बजाय मानव मन की गहराइयों में और जड़ें मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सीधी साधी जिंदगी रातों रात एक रहस्य में बदल सकती है। अगर हम आरव की शुरुआत देखें तो नोट्स के मुताबिक उसका जीवन एक एकदम साधारण, लगभग उबाऊ पैटर्न पर चल रहा था। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को घर लौटना। एक ऐसा जीवन जहां कोई रोमांच नहीं था, किसी भी तरह का कोई रहस्य नहीं था, बस एक सीधी रेखा। लोग अक्सर इस तरह की जिंदगी को शांति का नाम दे देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये शांति काम और एक तरह का ठहराव ज्यादा था। हाँ, मुझे भी लगता है कि इसे शांति या ठहराव कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक खतरनाक सुन्नपन है। अच्छा, सुन्नेपन कैसे? मतलब इंसान जब एक ही दिनचर्या में लंबे समय तक बंधा रहता है तो वो शांति महसूस नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी भावनाएं सुन्न पड़ने लगती हैं। वो बस अस्तित्व में रहता है, जी नहीं रहा होता है। राइट, वो बस सर्वाइव कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और ये सुन्नपन असल में एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है। जब कोई इंसान इस हद तक सुन्न हो चुका हो तो वो अनजाने में ही किसी ऐसे बड़े झटके का इंतजार करने लगता है जो उसे दोबारा ये महसूस करा सके कि वो जिंदा है। भले ही वो अनुभव डरावना ही क्यों न हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी वो अपनी आम जिंदगी से इतना ऊब चुका था कि उसका दिमाग किसी भारी बदलाव के लिए तैयार बैठा था। मैं एक एनालॉजी दूं तो ये ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक में हो। जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। बिल्कुल। और अचानक से उसे निकालकर एक तेज तूफान के बीच खड़ा कर दिया जाए। और हमारे स्रोतों के अनुसार ठीक ऐसा ही तूफान आरव की जिंदगी में एक रात आता है। तेज बारिश का मंजर था। वो रात जब वो काम से घर लौट रहा था। हाँ, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी उसकी नजर एक खामोश लड़की पर पड़ती है, सफेद सूट में भीगती हुई रिया। उस तेज बारिश और सन्नाटे के बीच आरव के कदम रुकते हैं और वो एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछता है, तुम ठीक हो? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि रिया की प्रतिक्रिया और उसकी आंखें। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रिया की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। सदियों से इंतजार, ये तो मतलब बहुत गहरा है ना? अब जरा इस सदियों के इंतजार वाले विचार को डिकोड करते हैं। एक इंसान के लिए इंतजार कुछ घंटों, दिनों या सालों का होता है। सदियां इंसानी समय के दायरे से बाहर की चीज है। तो जब स्रोत ये कहते हैं कि उसकी आंखों में सदियों का इंतजार था, तो ये इशारा किस तरफ है? ये एक मनोवैज्ञानिक घटनाओं की ओर इशारा करता है, जिसे हम जामेवू या देजावू का बहुत ही गहरा और रूहानी रूप कह सकते हैं। अच्छा, जहाँ एक अनजान चेहरे में इंसान को कोई ऐसी जानी पहचानी चीज नजर आती है जो उसकी मौजूदा जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं लगती। बिल्कुल, वो समय की सीमाओं के पार जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे नियति का कोई खेल चल रहा हो। वो साधारण सी मुलाकात एक गहरे खिंचाव में बदल जाती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर वो आकर्षण इतना ही गहरा और रूहानी था, तो वो सिर्फ एक सुकून भरे प्रेम कहानी बनकर क्यों नहीं रह गया? क्योंकि यहां से कहानी सिर्फ एक सीधा रास्ता तय नहीं करती। ये नोट्स हमें बताते हैं कि उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तो बदली, लेकिन उसी दौरान इस रिश्ते में एक तीसरा बहुत ही अजीबोगरीब तत्व शामिल हो गया। वो पुराना टूटा फूटा घर। और ये कोई आम खंडर नहीं था। सही कहा। आसपास के लोग उस घर को शापित मानते थे, एक ऐसी जगह जहां जाने से लोग कतराते थे, जिसके बारे में ढेरों डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लेकिन रिया अक्सर उस पुराने घर के पास जाकर रुक जाती थी।
मतलब उसका उस डरावनी जगह से एक अजीब सा लगाव था। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आसपास के लोग किसी जगह को शापित कहते हैं, वहां से एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो कोई वहां बार बार क्यों जाएगा? ये एक बहुत जायज सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आरव जो उससे प्यार करने लगा था, वो इन स्पष्ट खतरे के इशारों को, मतलब इन रेड फ्लैग्स को अनदेखा क्यों कर रहा था? क्या प्यार में इंसान की खतरे को भांपने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है? देखिए, मनोविज्ञान इस खतरे की तरफ खिंचने को बहुत ही अलग ढंग से समझाता है। एक अवधारणा है जिसे मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल कहा जाता है। मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल, ये क्या होता है? जब कोई इंसान डरता है या किसी डरावनी जगह पर होता है, तो उसके शरीर में एड्रेनलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती है। जो कि एक नॉर्मल फियर रिस्पॉन्स है। हाँ, लेकिन अब अगर उस वक्त वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिससे वो जुड़ाव महसूस करता है, तो मानव मस्तिष्क अक्सर उस डर से पैदा हुई शारीरिक उत्तेजना को गहरे प्यार या जुनून के रूप में गलत तरीके से पढ़ लेता है। ओह वाओ! मतलब आरव शायद उस शापित घर के डर और रिया के प्रति अपने आकर्षण के बीच का फर्क ही नहीं समझ पा रहा था। एग्जैक्टली। डर और जुनून आपस में पूरी तरह उलझ गए थे। यानी वो जिसे प्यार का जुनून समझ रहा था, वो शायद उस घर से मिलने वाला एड्रेनलिन रश भी हो सकता था। लेकिन इन नोट्स में एक और बहुत ही गहरी पंक्ति लिखी है, जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भूल नहीं, बल्कि कुछ और ही बताती है। वो कौन सी पंक्ति है? पंक्ति है कि इश्क जब रूहानी हो तो सरहदें नहीं देखता, यहाँ तक कि जिंदगी और मौत की भी नहीं। अब तक हम इसे दिमागी खेल समझ रहे थे, लेकिन ये तो सीधे तौर पर आत्मा और मृत्यु की सीमाओं को लांघने की बात कर रही है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या आरव असल में एक इंसान से प्यार कर बैठा था या किसी और ही दुनिया के साए से? ये बहुत डरावना विचार है ना? जब प्यार सिर्फ भौतिक आकर्षण पर आधारित नहीं होता, तो भौतिक दुनिया के नियम जैसे कि जीवन और मौत, सुरक्षित और खतरनाक, उस पर लागू होना बंद कर देते हैं। मतलब रिया का उस शापित घर से लगाव दुनिया के लिए एक चेतावनी हो सकता था, एक रेड फ्लैग हो सकता था, लेकिन रिया के लिए वो शायद एक अधूरा सच था जिसे लोग शाप कह रहे थे। और आरव के लिए उस घर की तरफ जाना सिर्फ अपनी प्रेमिका का साथ देना नहीं था, बल्कि अनजाने में उस पारलौकिक दुनिया की दहलीज पर कदम रखना था, जहां मौत एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि महज एक पर्दा है। मौत महज एक पर्दा है। ये विचार ही अपने आप में बहुत विचलित करने वाला है, क्योंकि आरव को तो ये मालूम ही नहीं था कि वो जिस साये के प्यार में पड़ रहा है, वो असल में इस दुनिया का है भी या नहीं। और स्रोतों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कहानी बाहरी दुनिया के उस डरावने घर से निकलकर आरव के अपने दिमाग के भीतर पल रहे मनोवैज्ञानिक सस्पेंस की तरफ मुड़ती है। हाँ, जहाँ वास्तविकता और भ्रम के बीच की दीवारें गिरनी शुरू हो जाती हैं। एक जगह नोट्स में लिखा भी है कि कभी-कभी खामोशियां चीखने लगती हैं और कभी परछाइयां सच बोलने लगती हैं। खामोशियों का चीखना ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी बहुत ही गहरे रहस्य या मानसिक दबाव से गुजर रहा होता है, तो उसका सन्नाटा खालीपन नहीं रहता। तो उसमें क्या होता है? उस सन्नाटे में उसके अपने विचार, उसके डर और उसके अनकहे राज गूंजने लगते हैं। उस घर की परछाइयां कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि वो सच थीं, जिन्हें आरव का तार्किक दिमाग स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। लेकिन उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बहुत अच्छी तरह से देख और समझ रहा था। तो इस सब का मतलब क्या है? स्रोत बताते हैं कि जब आरव अकेला होता था तो उसे रिया की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जबकि वो वहां मौजूद ही नहीं होती थी। इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। अगर हम एक बहुत ही तार्किक एनालॉजी लें तो ये हमारे स्मार्टफोन्स के ऑटो कंप्लीट फंक्शन जैसा लगता है। ऑटो कंप्लीट कैसे? जब हम कोई वाक्य टाइप करते हैं तो कीबोर्ड अपने आप अगला शब्द सुझाने लगता है, क्योंकि उसे हमारी आदत पता होती है। शायद आरव का दिमाग रिया की मौजूदगी का इतना आदी हो चुका था, उस रूहानी प्यार की आदत इतनी गहरी पड़ चुकी थी कि जब रिया आसपास नहीं होती थी तो उसका खालीपन से भरा दिमाग खुद ही रिया की आवाजें पैदा करने लगता था। वो उस ऑटो कंप्लीट की तरह। हाँ, उसका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए कुछ भी कर रहा था। ये ऑटो कंप्लीट वाली बात हालात को समझने के लिए बहुत सटीक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी घटना सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक इंसान के दिमाग और दिल के बीच चलने वाले उस भयंकर युद्ध का दस्तावेज है। बिल्कुल, जहां दिल किसी को इतनी गहराई से चाहता है कि दिमाग उसके लिए वास्तविकता के नियम ही बदल देता है। वो फुसफुसाहटें जो आरव सुन रहा था, वो महज दिमागी भ्रम नहीं थी। तो वो क्या थी? वो इस बात का सबूत थी
कि उस शापित घर की दीवारें जो राज छुपाए हुए थी, वो राज अब आरफ के अंदर उतर चुके थे। जब कोई सच सामने आने के लिए तड़प रहा हो और सामने वाला उसे सुनने से डरे, तो सच परछाइयों और फुसफुसाहटों का ही रूप लेता है। और वो सच ये था कि उनका रिश्ता इस दुनिया के तार्किक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। आरफ का अकेलेपन में उन आवाज़ों से डरने के बजाय उन्हें जीना, उन्हें सुनना, ये बताता है कि वो उस खौफनाक सच्चाई को स्वीकार करने लगा था। ये एक बहुत ही मार्मिक यात्रा है, जहां एक ऐसा लड़का जिसका जीवन एक सीधी रेखा में चल रहा था, अचानक से पारलौकिक एहसासों से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और ये हमें ये भी समझाता है कि सच्चा प्रेम केवल जीवन के अनुकूल शर्तों पर या सुरक्षित माहौल में ही नहीं पनपता। प्रेम की प्रकृति इतनी असीम है कि वो मौत, डर और उन चीखती हुई खामोशियों के बीच भी अपनी जगह बना सकता है। जब बात रूहानी जुड़ाव की आती है, तो भौतिक दुनिया के तर्क काम करना बंद कर देते हैं। इसी बात पर मैं सोच रही थी कि हमारे आज के श्रोताओं के लिए, हम सभी के लिए, इन नोट्स का और इस कहानी का असल महत्व क्या है? यह हमारे लिए प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि हर दिन मनुष्य अपने आसपास अनगिनत खामोशियों से गुजरता है। पुरानी जगहें, टूटी-फूटी इमारतें, अनकहे रिश्ते। हम हर चीज को विज्ञान और तर्क के तराजू पर तौलकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन आरव और रिया के ये दस्तावेज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई हर चीज तर्क से समझाई जा सकती है? तर्क हमें सुरक्षित रख सकता है, लेकिन ये हमें सब कुछ महसूस नहीं करा सकता। सही बात है। कभी-कभी हमें तार्किक दुनिया के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलकर जज्बातों की उस अंधी गहराई में भी झांकना पड़ता है, जहां कोई प्रमाण नहीं होते, सिर्फ एहसास होते हैं। जहाँ कुछ चीजें डरावनी तो होती हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा अनकहा सच छिपा होता है। एक ऐसा सच जो शायद सदियों का सफर तय करके आया। जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया था कि कुछ कहानियां वक्त के साथ बस और गहरी हो जाती हैं। इन सभी स्रोतों और इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसा विचार उभरता है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वो क्या? अगर वो फुसफुसाहटें जो आरव अकेले में सुनता था महज उसके दिमाग का कोई ऑटो कंप्लीट फंक्शन या पुरानी यादें न होकर किसी ऐसे वादे की गूंज हो जो शायद इस जन्म का था ही नहीं, तो क्या सच्चा प्यार वाकई कभी मरता है? या फिर वो बस एक साये से दूसरे साये तक का सफर तय करता रहता है, किसी और सुनसान सड़क पर किसी और तेज बारिश की रात का इंतजार करते हुए।